चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब देखें बोहर एटॉमिक मॉडल में बच्चों सबसे पहले तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इसमें पहला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के गिर्द अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो कोई एनर्जी रिवॉल्व करते हुए रेडिएट नहीं करता। ठीक है, ये था आइडिया ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जबकि क्लासिकल फिजिक्स का आइडिया यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हुए एनर्जी रेडिएट करेगा और रेडिएट करते करते एनर्जी लूज करता करता न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा और अल्टीमेटली एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स का ये आइडिया वैलिड नहीं था। सो हमें बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले पोस्टुलेट पे जाना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रेडिएट करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। ठीक है बच्चों, और आपको क्वेश्चन आएगा कि बोहर एटॉमिक मॉडल का कौन सा पोस्टुलेट है जो क्लासिकल फिजिक्स से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो वो फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वन, जिसमें उसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज किया कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के गिर्द अलाउड ऑर्बिट्स हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियस के बाहर किसी भी जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के गिर्द कुछ सर्टन एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे ये एक एनर्जी लेवल है, इसके बाद कुछ स्पेस छोड़ने के बाद कोई अगला ऑर्बिट जो है वो क्रिएट होगा। ऐसा क्यों होगा? तो उसका मानना ये था कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम एन एच कट के बराबर होगा। अब ये मैंने इतना शॉर्टली क्या लिख दिया, एल है एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एन है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, और जो एच है ये बेसिकली एच बाय 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको याद आ जाएगा कि आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। इससे समझना जरा ज्यादा आसान है कि प्रोटॉन के गिर्द पहला इलेक्ट्रॉन वहां एग्जिस्ट करेगा जहां घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच कट के बराबर हो, क्योंकि एन की वैल्यू 1 होगी। अब वो ऑर्बिट नेक्स्ट ऑर्बिट होगा जहां एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2 एच कट होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट वो बनेगा जहां एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3 एच कट होगी। सो देर आर लार्ज गैप्स बिटवीन ऑर्बिट्स, और इन गैप्स को ही फॉरबिडन गैप्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब हमारी जिंदगियों से इलेक्ट्रॉन की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है। भाई अगर आपको जिंदगी गुजारने के लिए कहा जाए कि आप यहाँ खड़े हैं और अब आप इसके बाद यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आपकी कोई एग्जिस्टेंस, कोई अपेयरेंस होनी नहीं चाहिए, तो आपकी जिंदगी कैसे लगेगी? यू विल बी अपीयरिंग एंड डिसअपेयरिंग, अपीयरिंग एंड डिसअपेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉन इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस आता जाता रहता है और सिर्फ डिफाइंड एनर्जी ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है। और तीसरा पॉस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो फोटोन ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है, और इस फोटोन की एनर्जी एच एफ आप फाइंड कर सकते हैं ई एन माइनस ई पी से। और यही वो स्टेप है बच्चों जहां से डेरिवेशन के बाद हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होता है 1/λ इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। तो ये तीन पॉस्टुलेट्स सीखने समझने के बाद हमारे पास अब आगे जो चीजें आएंगी जिनको हमने एक हिरारकी में समझना है, वो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस को समझना, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल। तो ये मैं इतने आसान तरीके से आपको समझा दूंगा और याद भी करवा दूंगा कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जब कोई जौन सी एनर्जी पूछेगा आप वो इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेडियस पर। तो मैंने कल भी कहा था कि आपने बोहर एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है, मैं इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। आर एन जो फाइनल इक्वेशन डिराइव होती है बोहर रेडियस की, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम के ई स्क्वेयर। इसमें बच्चों एन स्केयर तो क्वांटम नंबर है और बाकी सारा फैक्टर जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 0.053 नैनोमीटर्स, जिसको हम
n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो सिंपल R2 है, तो वो 2 स्क्वायर R1 हो जाएगा। R3 है तो वो 3 स्क्वायर R1 हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 और 3 वाले जो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करके अपने पास रख भी लें, उनको याद भी कर लें। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर्स है। ठीक है, तो इस डिजिट को आपने सॉल्व करके अपने पास नोट कर लेना है। थर्ड ऑर्बिट के लिए रेडियस 9 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर्स है। तो पहले तो आपने नैनोमीटर्स की वैल्यूज याद रखनी है, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 1 डेसिमल आगे ले जाएं और साथ आप उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारे पास बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडियस का, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर। आफ्टर दैट बुक में रेडियस के टॉपिक में ही एंड पे एक वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच। इसमें भी देखें, अगर हम लेट से वेलोसिटी को और जनरलाइज करते हैं वी एन और 1 ओवर एन को अलग लिख लेते हैं, तो बाकी जितना फैक्टर है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम v1 कह देते हैं। तो हमारे पास v1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आता है तकरीबन 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ये जो वैल्यू है ये आपकी बुक पे एक एग्जाम्पल में लिखी हुई है। जब आप बोहर एनर्जी डिराइव करते हैं उसे नेक्स्ट पेज पे, तो ये V1 एनर्जी है बच्चों। V2 ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो जाएगी, 2.2 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय 3, फिर डिवाइडेड बाय 4। तो देखें यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम। तो फिर एक बात कॉमन सेंस में आती है ना कि अगर वेलोसिटी कम होती जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन की हायर ऑर्बिट्स में कौन सी एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और ज्यादा क्या होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? ओके। अच्छा जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम टोटल एनर्जी को। जस्ट अ मिनट। अच्छा बच्चों, ये हो गया टोटल एनर्जी का पूरा एक फॉर्मूला। इसमें भी अब हम सबसे पहले तो इसको जनरलाइज कर लें कि ई एन जो है हम इसमें -1 ओवर एन स्केयर को अलग कर दें, बल्कि माइनस को भी यहाँ से हटा दें। बाकी सारा फैक्टर अगर हम ये सारा एन स्केयर के अलावा सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्केयर। ठीक है, अब एन स्केयर यहां पर लिखा हुआ है बच्चों। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन के लिए। मैं आपको एक और भी जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अपने पास नोट करने। केमिस्ट्री की बुक में वैसे आपका लिखा भी हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए यही फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो जी स्क्वायर, यानी उस न्यूक्लियस या एटम के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कर दें। लेट से आप हीलियम पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें, लिथियम पे जाएंगे तो 3, बेरिलियम पे 4। इस तरीके से आप हाइड्रोजन के अलावा अदर ऑर्बिट्स की एनर्जीज भी फाइंड कर सकते हैं, बट वी नीड टू फोकस ऑन हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों एनर्जी लेवल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला एनर्जी लेवल E1 भी कहते हैं इसको, समटाइम्स E0 भी कहते हैं, हम E1 के साथ ही चलते हैं। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर एनर्जी क्या लिखी हुई है, -13.6, और यूनिट क्या है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पर चूंकि यूनिट लिखा हुआ है इसलिए नीचे उन्होंने सिर्फ डिजिट लिखा हुआ है। अब बच्चों इसके बाद जब हम सेकेंड ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो यही डिजिट E2 जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस पे डिवाइड हो जाएगा, 4 पे। तो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सेकेंड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी आ रही है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली थर्ड के लिए -1.5, -0.85, -0.54। अब मेरी आप लोगों से यही नसीहत है कि आपने एटलीस्ट फिफ्थ ऑर्बिट तक की जो टोटल एनर्जी की वैल्यूज है ना उनको याद कर लेना, एटलीस्ट फिफ्थ ऑर्बिट तक।
और देखें इनफाइनाइट स्टेट में बच्चों एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अगर आप समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर निकल जाएगा, एटम से आजाद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखें सबसे पहले हम याद करते हैं इनको। फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकंड की -3.4, थ्री की -1.5, फोर की -0.85, फिफ्थ की -0.54। तो अगेन मुझे बताएं, फर्स्ट की एनर्जी -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की -0.85 और फिफ्थ की -0.54। तो ओके करें, थोड़ी बहुत याद होती है, बताएं तो जरा मुझे। तो ये हमारे पास जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी में याद रखें काइनेटिक भी शामिल होती है और पोटेंशियल भी शामिल होती है। वो अब काइनेटिक इसमें से कैसे निकालनी है, पोटेंशियल कैसे निकालनी है, उसका मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी का। ये हमारे पास वन पे आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। और इनफाइनाइट स्टेट में एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहां पर भी देखें डायग्राम में बताया गया कि जब फर्स्ट ऑर्बिट में जितना भी ट्रांजिशन होगा, ठीक है बच्चों, वो सारा कौन सी सीरीज में आ जाएगा, लाइमैन सीरीज में। सेकंड के लिए बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट फंड एंड सो ऑन। अब आते हैं नेक्स्ट एक कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी है एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस का मतलब है कोई से दो शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस लेना। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 ये एनर्जी गैप हमें चाहिए, इसका एनर्जी डिफरेंस हमने निकालना है। तो हम लिखेंगे E2 माइनस E1। E2 एनर्जी कितनी है बच्चों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये वाला माइनस लिखेंगे। E1 एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या बन गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप इसको थोड़ा सा सीधा करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर तो पॉजिटिव आ गया। तो डू रिमेंबर वन थिंग कि एनर्जी डिफरेंस दो ऑर्बिट्स का हमेशा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन ने 2 से 1 में जंप करना है तो रिलीज क्या करना है, फोटोन। और फोटोन की एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फोटोन की एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मुझे ओके रिपोर्ट दें, एनर्जी डिफरेंस समझ आ गया। चलें अब आप जरा ये वाली एनर्जी कैलकुलेट करके बताएं, E4 माइनस E1। जी बच्चों 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके है एनर्जी, दैट्स वेरी गुड। तो इसे कहते हैं क्या फाइंड करना, एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जहां कहीं भी है उसको एटम में से निकाल दिया जाए, यानी किस फाइनल स्टेट में भेज दिया जाए, इनफाइनाइट स्टेट में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट स्टेट में भेजना है किसी भी ऑर्बिट से उठाकर। अब लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट से हमें इलेक्ट्रॉन को निकाल के हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है। तो ई इंफिनिटी माइनस E1 का मतलब है, इंफिनिटी बच्चों क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर माइनस, और E1 कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए है टू आयोनाइज एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इसीलिए हम, आपने कॉमन सेंस में सुना होगा ना कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों है, क्योंकि वहां बच्चों उसकी एनर्जी, आपको ये एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके वो अपना ऑर्बिट छोड़ेगा। और दूसरी तरफ एक बड़ी मजे की चीज नहीं पता चली,
कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो डिजिट तो सेम है, बस साथ माइनस की बजाय क्या आ गया, प्लस। तो अब आप मुझे बताएंगे सेकंड ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। वेरी गुड, इसी डिजिट को प्लस के साथ लिख दें। थर्ड ऑर्बिट की 1.51, 0.85। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहा है उसको आयोनाइज करने के लिए बाहर से उतनी ही कम एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता है और लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। वजह सिर्फ यही है कि हमें उतनी एफर्ट जो है वो मल्टीपली प्रोवाइड करनी पड़ती। समझ आ गई ये बात सबको, आयनाइजेशन एनर्जी। और अब इससे भी मजे की बात बताता हूँ। ठीक है, इससे मजे की बात ये है, भाई हमने अभी क्या कहा कि ये जो 13 - 13.6 है, ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब और भी मजे की बात, बच्चों जो आंसर आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का भी होता है। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक कितनी है। तो बच्चों जितनी उसकी आयनाइजेशन है ना, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होती है। यानी इसी डिजिट को आप क्या करके बता दें, प्लस करके बता दें, तो ये +13.6 उसकी आयोनाइजेशन का भी आंसर होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर होगा। बात समझ आ गई सबको। तो अब सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक कितनी होगी, भाई जितनी आयोनाइजेशन होगी, +3.4। थर्ड में काइनेटिक कितनी होगी, +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर हम पढ़ गए ना कि वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक भी कम होगी, तो देखें काइनेटिक कम हो भी रही है। फर्स्ट में काइनेटिक 13.6 है, सेकंड में कम होकर 3.4 रह गई है, थर्ड में 1.5 हो गई। तो आपने याद रखना है जो आयनाइजेशन का आंसर है वही काइनेटिक एनर्जी का आंसर। इसके बाद आती है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी लोअर ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में पहुंचाना। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन को 2 में से उठाना है और कहाँ पहुंचाना है, 4 में। तो E4 - E2, अब E4 क्या है, -0.85। E2 कितना है, -3.4। तो फिर वही बात हो जाएगी, 3.4 - 0.85। ये हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, 5। और उसके बाद 5.2, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राउंड अबाउट तकरीबन इतनी एनर्जी का जो फोटोन है वो हमें रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से उठाकर कहाँ ले जाने के लिए, फोर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। और ऑटोमेटिकली वहां से दोबारा जब ये इधर आएगा तो यही फोटोन ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर देगा। तो एक्साइटेशन भी ओके हो गया। एक्साइटेशन मीन्स नॉट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम but to transfer it from one lower energy orbit to another higher energy orbit। ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैं आपको समझा भी चुका हूं कि नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी से मुराद ये है, फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको भी नेगेटिव कर दें तो ये क्या हो जाएगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी मैंने आसान करके भी लिखा हुआ है कि राइट द टोटल एनर्जी विद द पॉजिटिव साइन। तो +3.4 EV, +1.51 EV एंड सो ऑन। काइनेटिक तो हो गया, बट पोटेंशियल कैसे बताना है। तो पोटेंशियल को बताने का भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 EV। इसको डबल कर दें, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की। अब मुझे बताएं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, शाबाश। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी, पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होगी। सेकंड की टोटल पोटेंशियल कितनी हो रही है,
दैट्स गुड, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8। और थर्ड की -3.02। फोर्थ के लिए पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल ओके? तो अब जरा दोबारा से कहानी को ट्विस्ट से दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं कि टोटल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को बोलते हैं। अब ऑर्बिट नंबर है 1 और टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये टोटल काइनेटिक कितनी रखती है? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल कितना रखता है? डबल ऑफ -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा आप ऊपर देखना छोड़े और सिर्फ इतने हिस्से को आपस में प्लस करके देख लें। तो 13.6 में से 27.2 कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, माइनस करके देख लें, तो आपके पास फाइनली यही सेम एनर्जी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हायर ऑर्बिट्स में जाते हुए क्या होती है? कम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हायर ऑर्बिट्स में जाते हुए क्या होती है? ज्यादा। और किसी भी पॉइंट पर इन दोनों के सम को कौन सी एनर्जी बोलते हैं? टोटल एनर्जी। तो अब आप सब बच्चों को क्लियरली बताना आ गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल कितनी है? डबल ऑफ द टोटल। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल कितनी है? डबल ऑफ द टोटल। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक कितनी है? पॉजिटिव ऑफ द टोटल। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी बात है। एनर्जी डिफरेंसेस को जितना अच्छा याद करेंगे उतना इजी हो जाएगा। और अब एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सवाल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है ये फोर्थ ऑर्बिट्स में से वन में आते आते, फोर से इसने वन में आना है, फोर से वन में आना है, ये कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर सकते हैं? देखिए, फोर से वन में आने का मतलब क्या है? फोर से वन में आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले फोर से थ्री में आए, फिर थ्री से टू में आए, फिर टू से वन में आ जाए। एक, दो, तीन, तो ये ट्रांजिशन हो गया। इलेक्ट्रॉन फोर में, फोर से टू में आए और टू से वन में आ जाए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन फोर में, फोर से थ्री में आए, थ्री से डायरेक्ट वन में आ जाए। या फिर इलेक्ट्रॉन फोर में है तो फोर से डायरेक्ट वन में आ जाए। अब ये तरीका तो जरा कन्वेंशनल तरीका लग रहा है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करें, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन। तो उसका आसान हल हमारे पास एक है कि कितनी पॉसिबल लाइंस जो है वो इमिट हो सकती हैं। क्वांटम नंबर कौन सा है? फोर। तो आपने उसको लिखना है फोर इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय टू। आंसर आ जाएगा सिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है। तो टोटल सिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हो सकती हैं अगर इलेक्ट्रॉन फोर से वन में ट्रांजिशन करेगा। अब आप लोग जरा फाइव से वन का ट्रांजिशन फाइंड करके बताएं कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकले। दैट्स गुड, वेरी सिंपल। तो बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। लेकिन इस फॉर्मूला में एक सिंपल चीज ये थी कि किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आना वन में आना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट से अगर वो वन में नहीं आता, वो किसी और ऑर्बिट में आता है, तो फिर क्या करना है? तो फिर बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एन टू माइनस एन वन प्लस वन, उसके बाद एन टू माइनस एन वन। यानी आप यूं समझ लें कि आपने दो मरतबा लिखना है एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय टू। लेकिन जो पहली दफा एन टू माइनस एन वन लिखना है उसमें एक प्लस आपने ऐड भी कर देना। ठीक है बच्चों। तो अब लेट से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड में फॉल करता है, तो हमारे पास एन टू क्या हो जाएगा? फाइव। और एन वन क्या हो जाएगा? टू। तो अब जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी। वेरी गुड, सिक्स इसका राइट आंसर आएगा। बाकी स्टूडेंट्स भी वेरीफाई कर लें। हाँ जी बच्चों, सिक्स आंसर आ रहा है। इसको भी आप अंदर ब्रैकेट ही समझ लें कि आपने पहले एन टू माइनस एन वन को सॉल्व करना है। और देखें यही फॉर्मूला एन टू माइनस एन वन प्लस वन
n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास पहले वाले फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि n2 जो है वो कोई भी ऑर्बिट है और n1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है। तो देखें, इसकी जगह लिखेंगे n माइनस वन प्लस वन, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू बन गया। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट में ट्रांजिशन के लिए ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट जो है आपके पास वो इस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा। तो ये भी समझ आ गया बच्चों। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। यहाँ पर अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको बताया गया है कि किसी भी जगह पर एक से ज़्यादा मल्टी मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएं तो क्या सीक्वेंस है उनको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले है कि आपने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, उसके बाद पावर्स को सॉल्व करते हैं, पावर्स के बाद आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में से कुछ भी पहले कर सकते हैं, और सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से भी आप पहले कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी अपनी सहूलत देखनी है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स, इस जगह पर ब्रैकेट्स इसलिए लगा दिए ताकि आप पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें ताकि आप अपने राइट आंसर पे जाएं। यानी आपने ऐसे नहीं करना कि ये माइन वन में पहले प्लस वन कर दें, ठीक है, उससे आंसर चेंज हो जाएगा। तो पहले ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, उसके बाद आउटर ब्रैकेट्स को सॉल्व करें और फिर आपने राइट आंसर निकालना है। और ये बच्चों एक टेबल है, जिस टेबल में बेसिकली मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया है स्पेक्ट्रल सीरीज को। ये यहाँ तक सारा पिछला टेबल है स्पेक्ट्रल सीरीज वाला, और यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल का सारा पैटर्न है। देखिए लाइमन सीरीज है, तो फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट टोटल एनर्जी, फर्स्ट की काइनेटिक और फर्स्ट की पोटेंशियल। बाल्मर सीरीज सेकंड ऑर्बिट के लिए है, तो सेकंड का रेडियस, सेकंड में टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से ये टेबल बच्चों आपको बहुत से रीजन्स के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बाकी यहाँ पर नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ जो है वो मिसिंग है, वो अगर आप ये खुद टेबल बनाने की जिसारत कर लें तो आपने उनको भी यहाँ पे फिलअप कर लेना और आपके पास एक बड़ा ही ऑथेंटिक और कॉम्प्रीहेंसिव टेबल बन जाएगा। यानी ये टेबल जो है ये आपका पूरा टॉपिक आपको रिकॉल करवा सकता है। तो ये हमारा बच्चों आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह सेकंड ईयर का हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया, न्यूक्लियर फिजिक्स। रेडियस में रिपीट कर देता हूँ, रेडियस पे देखें बच्चों, रेडियस वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन। रेडियस में आपके पास पहले तो रेडियस की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें लेट से इस आर एन को आप लिखते हैं यहाँ पर, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर को अलग कर लें, और बाकी जितना कुछ है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.053 नैनोमीटर रेडियस आता है। अब ये हो गया आर एन, आर एन में आर वन का मतलब क्या है, वन मल्टीप्लाई बाय 0.053। तो पहला रेडियस इतने नैनोमीटर है, और दूसरा रेडियस टू का स्केयर, टू का स्केयर क्या होता है, फोर, तो फोर मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर, ये तकरीबन 0.212 नैनोमीटर्स के राउंड अबाउट आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसको बस आपने ज़हन में रखना है कि एन स्क्वेयर टाइम्स रेडियस ने इंक्रीज करते जाना। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपको मॉडर्न और एटॉमिक का एक टेस्ट भी भेजूंगा, उसकी डिस्कशन भी मैं थोड़ी देर तक उसका लिंक सेंड कर दूंगा, ताकि अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लें तो जब आप इजी हो जाएं उसकी डिस्कशन भी देख लें। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। आप सब बच्चों ने दो काम कर लेने हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, एक तो रेडियो एक्टिविटी और एक हाफ लाइफ। इन दो टॉपिक्स को थोड़ा सा जितना जिस हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग है आप इसको रिकॉल कर लें, फिर इसमें मैं आपको इन डिटेल सारी चीजें जो है ना वो समझा भी दूंगा, सिखा भी दूंगा। ओके बच्चों, चलें कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।